संगीता दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसका पति रमेश अपने पिता मदनलाल जी से फोन पर बातें करते हुए कमरे से बाहर निकला। फोन स्पीकर पर था, इसलिए संगीता भी खाने को बीच में ही रोककर दोनों बाप बेटे की बातें सुनने लगी। उसके ससुर मदनलाल जी अपनी बेटी आरती के घर से बोल रहे थे। रमेश ने तीखे शब्दों में पूछा, पिताजी, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि आप घर आ रहे हैं या नहीं? आखिर कब तक वहां बेटी दामाद के घर पड़े रहेंगे? अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। भला आज तक कोई पिता बेटी दामाद के घर रुका है? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग चल गया है जो ऐसी बातें कर रहे हो। तभी उधर से मदन लाल जी की कड़क आवाज आई, नहीं सुनी तो अब सुन लो। और कितनी बार कहूं मैं? मैंने बेटी दामाद के घर रहने का फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। मुझे अब अपने दामाद का घर ही अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ एक कप चाय के लिए 10 बार कुत्ते की तरह भौंकना तो नहीं पड़ता। आरती और सौरभ मेरी हर बात का पूरा ख्याल रखते हैं, और जब वो लोग भी मुझे बोझ समझने लगेंगे तो आशीर्वाद वृद्धाश्रम तो है ही मुझ जैसे बेसहारा और बोझ बन चुके बूढ़ों के लिए। इसलिए तुम लोग अब मेरी चिंता मत करो। मदन लाल जी बोले तो बेटे रमेश ने और जहर उगलते हुए कहा, तो फिर पड़े रहिए बेटी दामाद के घर और उनके हाथों से अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहिए। तभी रमेश को गुस्सा होते देख संगीता भी उठकर बाहर आ गई। उसे अपने ससुर के कहे शब्द सब सुनाई पड़ रहे थे। तभी उधर से आवाज आई, हाँ हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप बनने रहने से कई ज्यादा बेहतर है कि मैं इज्जतदार घर ससुर ही बना रहूं। और इसी के साथ उन्होंने फोन पटक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो रमेश ने भी गुस्से में स्पीकर का स्विच बंद कर दिया। अपने ससुर जी की बात सुनकर संगीता को अपने आप पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सोचने लगी कि उसके मायके में जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी और रमेश की लापरवाही के चलते उसके ससुर को बेटी के घर जाकर रहना पड़ा है, तो मायके के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? उसकी भाभियां क्या माँ को ताना मारने का ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने देंगी? नहीं नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को ये सब पता होने से पहले उसे अपने ससुर को मनाकर वापस लाना ही पड़ेगा। पर इस बारे में पहले रमेश से बात करनी होगी। ये सोचकर संगीता ने रमेश से कहा, देखो रमेश, जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। आखिर वो तुम्हारे पिताजी हैं और उन्होंने तुमको दो बातें कह भी दी तो क्या हुआ? तुम्हें चुप रह जाना था, थोड़ा सह लेते और उनसे नरमी से पेश आते तो यूं बात का बतंगड़ नहीं बनता। हाँ हाँ, अब तो तुम भली बनने का नाटक करोगी ही, लेकिन तब तो बूढ़े आदमी को समय पर खाना और चाय नाश्ता देने में तुम्हारी नानी मरती थी। ऊपर से रात दिन पिताजी की शिकायत कर करके तुम्ही ने मेरा जीना हराम कर रखा था। और अभी भी तुम्हें पिताजी के जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ पेंशन के 10,000 रुपए जाने का गम सता रहा है। रमेश ने गुस्से में सारा दोष संगीता के सिर पर मढ़ दिया, तो वो भी तिलमिला उठी और व्यंग्य भरे लहजे में बोली, तो तुम भी कौन सा पिताजी की याद में तड़प रहे हो? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें पिताजी के रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। रमेश को जब संगीता ने उल्टा आईना दिखाया तो वो खामोश हो गया। फिर कुछ नरमी से बोला, खैर, जो हो गया सो हो गया, अब बहस करके क्या फायदा? अब तो बस ये सोचो कि उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ तो वो अब खुद आने वाले नहीं हैं। अभी तो वो आरती के घर पर हैं, लेकिन वहां भी अगर उनके आत्मसम्मान को जरा भी ठेस पहुंची तो वो आशीर्वाद वृद्धाश्रम जाने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। उसके बाद वहां से वो शायद ही वापस आए। अगर तुम कहो तो मैं बात करके देखती हूँ। अब गलती हमने की है तो उसे सुधारने की कोशिश भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। आखिर वो हमारे पिताजी हैं। संगीता ने कहा तो रमेश बोला, नहीं, तुम रहने दो। पिताजी को गए महीना भर तो हो ही गया है। अब हफ्ते भर बाद बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं। तब हम जाकर पिताजी को मनाकर आदर के साथ वापस ले आएंगे। ये सब सुनकर दोनों बच्चे पर्दे के पीछे से निकल कर आए, जो मम्मी पापा की ऊंची आवाज सुनकर वहां आ गए थे, और बोले, मम्मी, क्या सच में दादाजी हमारे पास वापस आ जाएंगे? दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए एक स्वर में बोले, हाँ बेटा, जरूर, अब वो जरूर आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें लेने जाएंगे। संगीता भीगे स्वर में बोली तो रमेश के चेहरे पर भी एक स्नेह भरी मुस्कान आ गई।
एक हफ्ते बाद दोनों बच्चों की छुट्टियां हुई तो वो सब अपनी कार से पिताजी को लेने निकल पड़े। रमेश ने पहले ही आरती से फोन करके पूछ लिया था कि पिताजी घर पर हैं कि नहीं और उनका कहीं पर जाने का प्रोग्राम तो नहीं है। सच है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को समझ नहीं पाते, पर किसी कारण से जब वही अपने उनसे दूर हो जाते हैं तब उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। यही हाल रमेश और संगीता का था। जब तक पिताजी के साथ रहते थे उन्हें हर समय ऐसा लगता था कि पिताजी बेवजह उनके कामों में टोका टाकी करते हैं, बच्चों से गैर जरूरी बातें करके उनका समय बर्बाद करते हैं। पिताजी ने सब पर एक ही तरह का अंकुश लगा रखा है। ऐसा लगता था मानो उनकी आजादी बिल्कुल खत्म हो गई थी। पिताजी कहते थे कि जीवन में कुछ बनने के लिए, अपने बच्चों में अनुशासन का बीज रोपण करने के लिए पहले खुद को अनुशासन में रहना पड़ता है। तभी बच्चे भी हमें अपना आदर्श मानकर हमसे कुछ सीख पाते हैं। पर संगीता और रमेश को उनकी ये बातें कोरी बकवास लगा करती थीं। लेकिन आज उन्हें पिताजी की कही एक एक बात में सच्चाई का आभास हो रहा था। हर महीने उनकी पेंशन को लेना तो उन्हें याद रहा, या यूं कहें कि अपना अधिकार तो उन्हें याद रहा, पर फर्ज निभाने से वे चूक गए। अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाते हुए संगीता अक्सर भूल जाती थी कि पिताजी चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो शुगर के मरीज हैं, पर उनके ही दिए पैसों से शुगर फ्री खरीदने में भी उन्हें पैसों की बर्बादी लगती थी। रमेश ने भी कभी ये नहीं सोचा कि बूढ़े पिता को उससे भी कुछ उम्मीद हो सकती है। दो घड़ी रमेश से बात करने के लिए वो तरस जाते थे, पर रमेश को उनकी कोई परवाह नहीं थी। पिताजी ने तो रमेश को बड़ा होते ही अपना दोस्त बना लिया था, पर वही कभी उनका दोस्त नहीं बन पाया। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी रास्ते में अचानक गाड़ी घर घर करके हिचकोले खाकर रुक गई। ये तो अच्छा हुआ कि पास ही में एक मोटर गैराज था। धक्के देकर गाड़ी को वहां तक ले जाया गया। मैकेनिक ने जांच करने के बाद बताया कि ब्रेक पाइप फट गया है और उसे ठीक होने में कम से कम एक दिन तो लगेगा ही। लेकिन ये एक इत्तेफाक था कि उनकी गाड़ी संगीता के मायके वाले शहर में खराब हुई थी, इसलिए कोई उपाय नहीं देखकर उन्होंने गाड़ी ठीक होने तक संगीता के मायके में रुकने का फैसला किया। एक टैक्सी कर रमेश अपने परिवार को लेकर ससुराल की ओर चल दिया। तभी उन्हें अचानक आया देखकर सभी बहुत खुश हुए। संगीता के परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा उसके दो बड़े भाई और दो भाभियां भी थीं। बड़े भैया के दो जुड़वा बेटे और छोटे भैया की एक बेटी थी। बच्चों में उम्र का ज्यादा फासला नहीं था, इसलिए जल्द ही वो एक दूसरे से घुल मिल गए और हुड़दंग मचाने लगे। संगीता माँ पिताजी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद रमेश को वहीं छोड़कर रसोई की ओर चल पड़ी, जहां उसकी दोनों भाभियां रात के खाने की तैयारी में लगी थीं। संगीता ने भाभियों का हाथ बटाना चाहा, पर भाभियों ने साफ इनकार कर दिया और वो वहीं रसोई के बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगी। तभी संगीता ने देखा कि उसकी भाभियों ने बातों बातों में ही कितने सारे पकवान बना लिए। वे जब दो तरह की सब्जियां बना रही थी तो संगीता ने पूछ लिया, भाभी, ये कम तेल मसाले की सब्जी किसके लिए बना रही हो? तो बड़ी भाभी ने कहा, मम्मी पापा बहुत सी खाने की चीजों से परहेज करते हैं। उनकी उम्र देखते हुए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है। पर माँ पिताजी को तो कोई बीमारी नहीं है, फिर उनके लिए आप लोग इतना झंझट क्यों कर रहे हैं? संगीता ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा तो छोटी भाभी बोली, अरे तो क्या हुआ दीदी, बुजुर्ग लोग हैं, परहेज करते हैं, तभी तो उनकी सेहत अच्छी है। फिर उनके लिए कुछ करने में परेशानी कैसी? ये तो हमारा फर्ज है। वैसे भी तुम जितना अपने ससुर जी के लिए करती हो उस हिसाब से हम तो कुछ भी नहीं करते। मैंने क्या किया है भाभी, और आपको कैसे पता चला? संगीता कुछ असमंजस में बोली तो बड़ी भाभी ने हंसते हुए कहा, अब रहने भी तो दीदी, ज्यादा भोली मत बनो। कल ही तो तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने तुम्हारे और रमेश जीजू के बारे में हमें सब कुछ बताया। ये सुनकर संगीता के मन में न जाने कैसे कैसे बुरे विचार और संदेह उठने लगे कि पिताजी ने जरूर उनकी शिकायत की होगी और इसलिए भाभियां उसे यूं ताने मार रही हैं। पर अपने मन का संशय प्रकट न कर संगीता बोली, क्या बताया पिताजी ने? क्या वो हमसे नाराज हैं?
अरे दीदी, भला वो क्यों नाराज होंगे? वो तो तुम्हारी और रमेश जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि बहू तो ऐसी है कि किसी भी चीज के लिए मेरे मुंह खोलने से पहले ही वो समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। पता नहीं भाभी और भी क्या क्या कहती रही, जिसे सुनकर संगीता को उसकी अंतरात्मा धिक्कारने लगी कि अपनी नासमझी की वजह से उसने कभी भी पिताजी की परवाह नहीं की। अपनी सहूलियत के हिसाब से इस बात का ख्याल किए बगैर कि वो खाना पिताजी की सेहत के लिए ठीक है या नहीं, वो कुछ भी उनके सामने रख देती थी। शुरुआत में एक दो बार पिताजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी तबीयत आए दिन खराब होती जा रही थी। एक उनकी भाभियां हैं जो उसके स्वस्थ माता पिता का भी कितना ख्याल रखती हैं, और एक वो है जिसने अपने ससुर जी का कभी कोई ध्यान नहीं रखा। दूसरी ओर उसके ससुर जी हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके मायके में किसी से कोई शिकायत न कर तारीफ के पुल बांध दिए। ये सब सोचकर पश्चाताप की आग में जलती हुई संगीता की भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। वो मन में ही प्रतिज्ञा करने लगी कि अब आगे से वो कभी भी पिताजी को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उधर रमेश भी संगीता के भाइयों का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देख रहा था। वो भी उन्हें देखकर शर्मिंदगी से भरा जा रहा था। संगीता के दोनों भाई अपना खुद का कारोबार संभालते थे। दोनों ने ही घर आकर उस दिन की बिक्री से हुई सारी कमाई का हिसाब अपने पिता को बताया। हालांकि उन्होंने किसी से भी कमाई का ब्यौरा देने के लिए नहीं कहा था। कुछ देर पास बैठकर बाप बेटों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर वे लोग रमेश के साथ बातें करने लगे। रमेश मन ही मन सोच रहा था कि वो तो अपने पिता का इकलौता बेटा है, इसलिए उसे तो उनकी हर बात की ओर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी अपनी बात कहते भी तो किससे? वो क्यों अब तक अपने पिता के मन की पीड़ा को समझ नहीं पाया? आज पहली बार उसने संगीता के भाइयों को अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार को देखकर जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से पारिवारिक इतिहास को जानते हैं। वो अपनी संस्कृति और रिश्तों की जड़ों से जुड़ते हैं। हमारे बुजुर्ग ही तो इन सारी चीजों की मूल जड़ होते हैं, वरना हम तो बस शाखा मात्र होते हैं। अगर मूल जड़ को ही काट कर फेंक दिया जाए तो गृहस्थी का पेड़ कैसे फल फूल सकता है? पर अब उसने भी ठान लिया कि अब से वो पिताजी की पेंशन के रुपयों को कभी हाथ भी नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी जरूरत को अपने कमाए पैसों से पूरी करेगा। अगले दिन गाड़ी ठीक हुई तो सब पिताजी को लेने निकल पड़े। अब उनके सामने अपना इरादा बिल्कुल साफ हो चुका था। उन्हें विश्वास था कि उनकी नादानी को माफ कर पिताजी जरूर उनके साथ वापस अपने घर आ जाएंगे। भला उन जैसे स्वाभिमान इंसान कभी बेटी दामाद के घर थोड़ी ही रह सकता है। ये सब तो पिताजी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए कहा होगा। इसी सोच के साथ जब वे आरती के घर पहुंचे तो पिताजी बरामदे में बैठे आरती के बच्चों को कहानी सुना रहे थे। दोनों बच्चे जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे तो दौड़कर अंदर गए और दादाजी से लिपट कर बोले, दादाजी घर चलिए ना, आपकी बहुत याद आती है। मदन लाल जी ने अचानक बच्चों को सामने देखकर प्यार से उन्हें अपने सीने से लगा लिया। तभी रमेश आगे बढ़कर पिताजी के पैरों में गिर गया। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी कदर नहीं की। अब से आपके बिना एक पल भी नहीं रहेंगे। हमारे घर की असली शान आप ही हैं। तभी संगीता भी रोते हुए बोली, पिताजी मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करूंगी। तो मदन लाल जी ने दोनों को उठाया। उनकी आंखें नम थीं, पर होठों पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा, अब बस सबक मिल गया ना। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस दिल में यही चाह थी कि तुम समझो माता पिता बोझ नहीं, घर की नींव होते हैं। अब मेरे लिए तुम्हारा घर ही मेरा आसरा है और तुम लोग ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हो। इसी विश्वास के साथ वो सब खुशी मन के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले।
दोस्तों, माता पिता कभी बोझ नहीं होते। वे तो वो जड़ होते हैं जिनसे परिवार का पूरा वृक्ष खड़ा रहता है। जड़ें मजबूत हों तो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।